ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? देश में अब होगा प्राकृतिक खेती का बोलबाला। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई चेतना 3.0 अभियान शुरू। पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों के लिए क्या बड़ा ऐलान किया? मौसम वैज्ञानिक से जानेंगे मौसम का हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। प्राकृतिक खेती पर शुरू होगा राष्ट्रीय मिशन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक ने लगाई मुहर। शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया नया अभियान, सशक्त बनेंगी ग्रामीण महिलाएं। नेशनल मिल्क डे के अवसर पर दिए गए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। गन्ना किसानों के लिए पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान, देश में सबसे ज्यादा रेट पर मिलेगा गन्ना। भारत ने 130 वर्षों में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी की। आईसीआर ने विकसित की प्याज की नई किस्म, 33.5 टन प्रति हेक्टेयर औसत उपज। आम का निर्यात बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने की बड़ी प्लानिंग। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने धरती की सेहत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बैठक में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यानी कि NMNF की शुरुआत का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश में अब प्राकृतिक खेती में ज्यादा तेजी आएगी। इस प्रोजेक्ट पर सरकार कुल 2,481 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्राकृतिक खेती के इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत 1 करोड़ किसानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय प्राकृतिक संसाधनों और जैविक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस खेती से मनुष्यों और धरती का स्वास्थ्य सही रहता है। इसको अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है, साथ ही लोगों को खाने पीने की चीजें केमिकल फ्री मिलती हैं। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में नेचुरल फार्मिंग का पहला प्रयोग 2019 से बीच के दौरान हुआ था। इसका अच्छा रिजल्ट आया। कई लोगों ने इसको बहुत उत्साह के साथ अपनाया। इसके बाद 2022 से 23 में एक और बड़ा प्रयोग किया गया, जिसकी सफलता के बाद अब सरकार ने मिशन की शुरुआत की है। अब जान लेते हैं इस मिशन का मकसद क्या है। प्राकृतिक आधारित सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ावा देना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना, किसानों की इनपुट लागत को कम करना, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री मॉडल को लोकप्रिय बनाना, सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, प्राकृतिक खेती वाले किसानों के अनुभव और वैज्ञानिक विशेषज्ञता को साथ लाना। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वो एक नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग जो अप्रूव किया है, इसका उद्देश्य ये है कि हम पूरे देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करके किसानों को अधिक से अधिक जोड़ें। तो इसमें लगभग 1 करोड़ किसानों को हम लोग और 7.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन हम लोग अगले 2 वर्ष में इसमें कवर करेंगे। और इसकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से आईसीआर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान पहले ही से कार्य कर रहे हैं सफलतापूर्वक, उनको हम एक एम्बेसडर्स फॉर चेंज बना के और उनके माध्यम से किसानों भाइयों और बहनों को प्रशिक्षित कराएंगे। बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए, जैसे केंद्रीय अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,750 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकार ने अपग्रेडेड पैन कार्ड को मंजूरी दी है। अब पैन कार्ड 2.0 QR कोड के साथ आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की 3रे संस्करण की शुरुआत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित ये अभियान 23 दिसंबर 2024 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा। इस अवसर पर नई चेतना 3.0 जॉइंट एडवाइजरी भी लॉन्च की गई है। कार्यक्रम में 13 राज्यों में 227 नए जेंडर रिसोर्स सेंटरों का शुभारंभ भी हुआ। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि नई चेतना जैसे कार्यक्रमों को समाज में ले जाना होगा, क्योंकि हिंसा तो आज भी होती है और ये केवल गांव में ही नहीं, निर्भया जैसी घटनाएं शहरों में भी होती हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई क्रांति की है।
महिलाएं सही में एक साथ आई हैं, एक ताकत बनी हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हर गांव में इस अभियान को ले जाना पड़ेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर कुरियन को उनके योगदान के लिए मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस बार उनके 103वें जन्मदिन पर पशुपालन और डेयरी विभाग ने नई दिल्ली के मानिक शॉ सेंटर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया। इस दौरान केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 से 24 में दुग्ध उत्पादन 4% बढ़कर लगभग 239 मिलियन टन हो गया। इस दौरान इस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले डेयरी किसानों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भी दिए गए। बता दें कि ये सम्मान 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। स्वदेशी मवेशी भैंस नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों को यह अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन की। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी किसान उत्पादक संगठन को पुरस्कार मिलता है। पहली कैटेगरी के लिए प्रथम पुरस्कार हरियाणा के झज्जर की रेणु को मिला। इसी श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मध्य प्रदेश के शाजापुर के देवेंद्र सिंह परमार को मिला। वहीं तीसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश के बिजनौर की सुरभि सिंह को मिला है। दूसरी कैटेगरी में 2 प्रथम पुरस्कार वितरित किए गए। इनमें गुजरात के अरावली की द गैबिट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और कर्नाटक की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड बिसानल को पहला पुरस्कार मिला। वहीं राजस्थान के प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड को दूसरा और तमिलनाडु के TND 208 वदापथी MPCS लिमिटेड को तीसरा पुरस्कार मिला है। तीसरी श्रेणी में भी 2 प्रथम पुरस्कार दिए गए। इसमें उड़ीसा के भास्कर प्रधान और राजस्थान के राजेंद्र कुमार को पहला पुरस्कार मिला। वहीं राजस्थान के वीरेंद्र कुमार सैनी और आंध्र प्रदेश के अनिल कुमार को दूसरा और तीसरा अवार्ड मिला है। रुख करते हैं अगली खबर का। गन्ना किसानों को पंजाब सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने गन्ने के मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के साथ पंजाब में गन्ना मूल्य 391 रुपए से बढ़कर अब 401 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि अब पूरे भारत में पंजाब के गन्ना उत्पादक किसानों को सबसे ज्यादा रेट मिलेगा। ऐसी ही खुशखबरी बिहार से भी आई है। बिहार सरकार ने गन्ना की सभी किस्मों की कीमतों में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इसका फैसला बिहार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्णनंद पासवान और चीनी मिल मालिकों की बैठक के दौरान लिया गया है। इस मुद्दे पर गांव जंक्शन संवाददाता हिमांशु मिश्र से जानिए क्या है गन्ने की कीमतों का गणित। श्रेय, मैं आपको बता दूं कि गन्ना भारत की एक प्रमुख नकदी फसल है जिसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। बता दें कि इन तीनों प्रमुख राज्यों में भी गन्ने का मूल्य इतना नहीं है जितना पंजाब में है। यूपी की बात करें तो अलग अलग किस्मों के लिए गन्ने का मूल्य 350 रुपए से 370 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित है। महाराष्ट्र में गन्ने का मूल्य 340 रुपए प्रति कुंटल है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 340 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य है। हरियाणा में भी इस साल गन्ने की MSP 400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। वहीं इस साल केंद्र सरकार ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य FRP 340 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पंजाब की बात करें तो पिछले साल प्रदेश सरकार ने गन्ने की MSP में 11 रुपए और इस साल 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब यहाँ कीमत देश में सबसे ज्यादा 401 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। बिहार पर नजर डालें तो यहाँ सबसे अच्छा जो गन्ना है उसकी कीमत 365 रुपए प्रति क्विंटल है। सामान्य गन्ने की कीमत 345 रुपए और अन्य किस्मों की गन्ने की कीमत 310 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। आपका धन्यवाद हिमांशु जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 25 से 30 नवंबर तक ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों, मछुआरों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूह और सहकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मेलन में आए सभी लोगों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, बताया कि कैसे यह भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत कर सकता है।
इस सम्मेलन से भारत के सहकारिता के भविष्य की दिशा तय होगी और दुनिया भर के सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। इस दौरान पीएम ने कहा कि दुनिया के लिए कोऑपरेटिव एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए यह संस्कृति का आधार है, एक जीवन शैली है। उन्होंने सहकारी केंद्रित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी की भी सराहना की। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले 3 वर्षों के दौरान नए मंत्रालय के गठन सहित सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपने भविष्य के विकास में सहकारिता की बड़ी भूमिका को देख रहा है और पिछले 10 वर्षों में देश ने सहकारिता से संबंधित पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बदलने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र एक सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है और चालू सहकारी वर्ष यानी अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान नई सहकारी नीति का अनावरण करने की भी योजना बन रही है। बता दें कि ये सम्मेलन इफ्को द्वारा आईसीए और भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी अमूल और क्रिब्को के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान इफ्को के एमडी डॉक्टर यूएस अवस्थी को भारत में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का रोचडेल पायनियर्स अवार्ड मिला है। डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ये पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक हैं। इससे पहले श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को 2001 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगली खबर में बात प्याज की नई किस्म पर। प्याज एक महत्वपूर्ण खाद्य और व्यापारिक फसल है। देश के कई हिस्सों में प्याज की खेती व्यापक रूप से की जाती है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसके अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी प्याज की खेती की जाती है। बावजूद इसके देश में प्याज का औसत उत्पादन केवल 18 टन प्रति हेक्टेयर होता है, जो दूसरे देशों के प्याज उत्पादन औसत से काफी कम है। प्याज के उत्पादन में कमी का कारण उन्नत किस्मों के बीजों की ऊंची कीमत, फसल में कीट और रोगों का संक्रमण समेत अधिक नमी या सूखे को माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक विधि से प्याज की खेती करने से उपज में सुधार किया जा सकता है। प्याज उत्पादन में इन समस्याओं को देखते हुए आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर ने 2023-24 के रबी सीजन के दौरान राजस्थान के ओछाजाई गांव में प्याज की पूसा रिद्धि किस्म का प्रदर्शन किया। पूसा रिद्धि किस्म ने किसानों को 33.5 टन प्रति हेक्टेयर औसत उपज दी है। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन रबी सीजन 2023-24 के दौरान किया गया था। अब इसके परिणाम आईसीएआर ने साझा किए हैं। जानते हैं इस किस्म की विशेषता। ये किस्म गहरे लाल रंग की होती है। एक प्याज का वजन 70 से 100 ग्राम के बीच हो सकता है। स्वाद में तीखी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी अधिक होती है। इस किस्म के प्याज का लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है। ये प्याज निर्यात के लिए बिल्कुल सही है। ये किस्म किसानों को 1 हेक्टेयर में 32 टन की औसत उपज दे सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। देश के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 1/3 से अधिक है। बावजूद इसके आम के निर्यात में भारत कमजोर माना जाता है। वैश्विक स्तर पर आम के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.52% है। अब उत्तर प्रदेश में आम का निर्यात बढ़ाने पर राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके लिए आम के उत्पादन को भी बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। अभी प्रति हेक्टेयर 16 से 17 टन उत्पादन होता है। उत्पादन बढ़ाकर सरकार इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। इससे किसानों के साथ साथ सरकार को भी खूब फायदा होगा। अब जानते हैं उपज और निर्यात बढ़ाने के लिए यूपी सरकार क्या कर रही है। देश और दुनिया में आम महोत्सव करवा रही है सरकार। 160 वर्षों के इतिहास में पहली बार मलिहाबाद का दशहरी आम अमेरिका को निर्यात किया गया। यूपी के आमों की विदेशों में भी ब्रांडिंग कर रही है सरकार। इसी क्रम में पिछले साल उद्यान विभाग की टीम को मॉस्को भेजा गया था। हर जिले में हॉर्टिकल्चर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बना रही है सरकार। इसके साथ ही योगी सरकार रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय भी खोलने जा रही है। चलिए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
और हवा की गति भी 8 से 18 किलोमीटर घंटा की संभावना है। और किसानों की सलाह है कि अपने खरीफ फसलें धान के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, पराली को न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। ये देखेंगे अभी सभी जगह गेहूं का सोइंग हो चुका है और किसी ने अभी तक नहीं किया। समय हो चुका है और समय अभी लास्ट स्टेज में चल रहा है नॉर्मल सोइंग का, और जल्दी ही आप लोग सोइंग करिए। और बागवानी की बातें करेंगे तो अभी गोभी वर्तमान का तापमान देखते हुए अभी फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की पौधशाला बना सकते हैं, और ऑलरेडी पौधशाला बनाया है तो अभी इसका रोपाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। वीकली बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन पर। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।